प्रेशर फील कर रही हैं या लग रहा है कि ठीक है ये अपना होम टर्फ है तो कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है? मतलब 2022 में आपने मन बना लिया था कि मुझे भी नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में और अभी इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या अंतर लग रहा है? कि वो एक विधानसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ा अपने आप में चुनाव है। किसी और के लिए चुनाव के वोट मांगना और अपने लिए मांगने में बहुत अंतर होता है। आरएलडी के आपसे अलग होने के बाद जाटों का वोट आपसे अलग होगा या जाट आपके साथ है? नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा कैराना पहुंच चुकी है और कैराना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक राजनीतिक परिवार के रसूख की बात होती है। हसन परिवार यहाँ 16 कुल चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से हसन परिवार के सदस्य 4 बार सांसद बन चुके हैं। 1962 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 1984 में अख्तर हसन सांसद बने। उसके बाद अख्तर हसन के साहबजादे मुनव्वर हसन सांसद बने। 2 बार तबस्सुम हसन सांसद बनी। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस परिवार की सबसे युवा सदस्य इकरा हसन मैदान में है। अभी हमारे साथ इकरा हसन जी हैं। तो इकरा हसन जी, ये बताइए कि आपके परिवार का इतना रसूख है इस क्षेत्र में, 4 बार आपके परिवार से लोग सांसद बने और आप इस बार मैदान में हैं, तो कितना प्रेशर फील कर रही हैं या लग रहा है कि ठीक है ये अपना होम टर्फ है तो कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव जो होता है चुनौती भरा ही होता है, तो प्रेशर भी है और लेकिन ये भी हम लोग कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि यहाँ पर जान पहचान पुराने टाइम से राजनीतिक हिसाब से रही है सभी से, तो दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहाँ की, आप फिर दिल्ली गई, फिर लंदन में आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की। कब ये लगा कि यहाँ आकर मुझे चुनाव लड़ना है, फिर से अपने बाप दादा की विरासत को, माँ की विरासत को आगे बढ़ाना? ये ट्रिगर पॉइंट क्या था और कब था? देखिए, मैं जब बाहर पढ़ रही थी, मैं वापस आई तो मेरे भाई पर और मेरी मदर पर मुकदमे हुए जिस तरीके से सत्ता कर रही है विपक्ष वालों पर। और उसके बाद मुझे यहाँ पर 22 का जो विधानसभा चुनाव था वो उसमें मैं ही घर पर थी, तो कैंपेन देखनी पड़ी। उसके बाद से लगातार मैं जनता के बीच रही, आना जाना रहा, तो वो एक चीज़ के बाद एक चीज़ में बदलाव आता गया। लेकिन ये सब 2022 के चुनाव के बाद ही हुआ। मतलब 2022 में आपने मन बना लिया था कि मुझे भी? नहीं, उसके बाद हम जैसा बीच में रहे और फिर तब सभी लोग कहने में लगे और मुझे भी लगा और पार्टी ने भी हमें आश्वासन दिया, तो उसके बाद ये तय हुआ। अच्छा, 2022 के चुनाव में आपने नाहिद जी का चुनाव मतलब एक तरह से आपने ही पूरा मैनेज किया, तो उस चुनाव और अभी भी मैं देख रहा था, कल आपका फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी देख रहा था, तो 10-11 बजे रात तक आप थाना भवन से आपकी टीम या शायद आप जो भी मैनेज करते होंगे डाल रहे थे। तो किस तरह का आपको वो 2022 के विधानसभा चुनाव में और अभी इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या अंतर लग रहा है? दोनों चुनाव में आप एकदम फ्रंट पर रह के लड़ रही हैं, भले उसमें आप उम्मीदवार नहीं थी, इसमें उम्मीदवार हैं, तो अंतर क्या लग रहा है आपको दोनों उम्मीदवारों में? देखिए, वो एक विधानसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ा अपने आप में चुनाव है। हमारी लोकसभा सीट लगभग 150 किलोमीटर की है, तो वो एरिया कवर करना बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। तो फ़र्क है बहुत। उस टाइम क्योंकि मैं नई थी तो मुझे तब भी चुनौती लग रही थी, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा चुनाव है। और क्योंकि इसमें मेरा नाम फ्रंट पर है तो उसका प्रेशर अलग है। किसी और के लिए चुनाव के वोट मांगना और अपने लिए मांगने में बहुत अंतर होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर जी। अच्छा, ये है कि जैसे यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें हैं, तो 2 सीट आरएलडी के पास है, एक आपके भाई की सीट है जो सपा की सीट है और 2 बीजेपी के पास है। अब आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से हो गया है, तो और जब विधानसभा चुनाव था उसमें आप लोग साथ थे आरएलडी के, तो बदली हुई परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं 16 लाख करीब, कितने 16 लाख करीब वोटर होंगे जी? हाँ, तो 16-17 के करीब वोटर होंगे, उसमें 4.25 लाख 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, ठीक है, और उसके 6.5, तो और उसके बाद दूसरे नंबर पर जाट मतदाताओं का आता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपको कि आरएलडी के आपसे अलग होने के बाद जाटों का वोट आपसे अलग होगा या जाट आपके साथ है? आपका क्या आकलन है क्षेत्र में दौरा करने के बाद? देखिए, जैसा आपने कहा कि 22 के चुनाव में हमारा जो ज़िला है शामली नया ज़िला है, यहाँ 3 सीटें लगती हैं विधानसभा की, थाना भवन, शामली और कैराना। तीनों ही सीटों पे बीजेपी हारी थी
और जो आरएलडी के जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी के सामने ही उन्हें लड़कर वोट मिला था। तो जो हमारे ज़िले का मूड है वो बीजेपी के खिलाफ है। भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन वोट जिन्होंने दिए थे वो आज भी बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर 22 में बीजेपी के खिलाफ थे वो आज भी बीजेपी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोगों में नाराज़गी है। कुछ परसेंट ऐसे हो सकते हैं जो अब बीजेपी की तरफ मन बना ले, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पर किसान वर्ग है और 22 के चुनाव के हिसाब से अगर हम आकलन करें तो यहाँ का मूड एंटी बीजेपी ही है। नहीं, मैं कल बागपत में था तो वहाँ मैंने कुछ जाट नेताओं से बात की, तो उनका कहना है कि ठीक है नाराज़गी थी, लेकिन अब जयंत चौधरी उधर चले गए हैं और गन्ना किसानों को लेकर मेरठ की रैली में पीएम और सीएम ने बात की है, तो हमारी नाराज़गी जयंत चौधरी की वजह से कम हो गई है और कुछ समस्याएं हैं जो वो सुलझ जाएंगी। तो उस तरह की चीज़ें क्या आपको यहाँ पर सुनने में मिल रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ निस्तारण हुआ नहीं है। अगर कुछ चीज़ों का वादा पूरा हुआ होता, जैसे एमएसपी का जो दावा था या जो हमारा पुराना भुगतान अभी बकाया है मिलों पर, गन्ना मिलों का, तो अगर उसका भुगतान करवा दिया गया होता, कोई वादा एक आधा किसानों के लिए पूरा होता, तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही जल्दबाजी में हुआ और चुनाव से एकदम पहले हुआ, कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए, जो समस्याएं थी वो अभी भी वही हैं। और खासकर यहाँ पर बीजेपी का विरोध जो है, लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की भी और जो सांसद हैं उनकी भी, तो उन सब वजहों से नाराज़गी अभी भी है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो शामली के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें आपको बढ़त है, तो क्या सहारनपुर से आपको लग रहा है कि चैलेंज ज़्यादा है? नहीं, सहारनपुर की जो 2 विधानसभाएं हैं जो आपके लोकसभा क्षेत्र में आती हैं जी, तो वहाँ से आपको ज़्यादा चैलेंज मिलेगा? देखिए, जो हमारी नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है उसमें 22 के चुनाव में कुल 500 वोटों से हार जीत बीजेपी जीती थी। तो वहाँ से भी हमें उम्मीद ये है कि हम लोग जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि अगर पुराने रिकॉर्ड आप उठा के देखें, मेरी मदर 2018 में लड़ी हैं, 19 में लड़ी हैं, तो 19 में हम सब विधानसभाओं में जब हम हारे थे, लेकिन हम तब भी नकुड़ विधानसभा जीते थे। तो वो मेरे मदर का वो होम टाउन कह लीजिए, उनका होम टर्फ है, तो वहाँ से हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और गंगो विधानसभा से भी क्योंकि 2 परिवार जो 22 के चुनाव में लड़े थे, चौधरी परिवार और काजी परिवार, आज दोनों ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं और दोनों के वोट शेयर अगर आप मिला लेंगे तो वो भी सीट हम इंशाल्लाह जीतेंगे। तो 2019 मतलब जैसे आप कह रही हैं कि प्रदीप चौधरी जी के प्रति नाराज़गी है और ये क्षेत्र एंटी बीजेपी है, पर ऐसे क्या कारण रहे थे कि 2019 में प्रदीप चौधरी आसानी से जीत गई और आपकी मां को उस समय हार का सामना करना पड़ा था? देखिए, 19 के चुनाव में और अब के चुनाव में जो मेजर फ़र्क मैं महसूस कर रही हूँ, उस दौरान जो नेशनल इश्यूज़ थे वो हावी हो रहे थे लोकल इश्यूज़ पे, और उसी की वजह से मतलब एक चेहरे पर जो बीजेपी चुनाव लड़ने का काम करती है, ये इनका फंडा दूसरी बार 19 में चला था, पहली बार 14 में चला था, लेकिन इस बार वो नहीं चल पा रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि आपको तीसरी बार वो फंडा नहीं चलेगा? क्योंकि फिर नारा उनका वही है कि मेरठ में पीएम ने वही बात कही है कि सांसद को वोट नहीं कर रहे हैं आप, मुझे वोट कर रहे हैं, तो 2 बार वो अपील काम कर चुका है। तो ऐसा इसके क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि तीसरी बार ये अपील काम नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हमने जो महसूस किया है और जिस तरीके से बड़े तादाद में हमें जो अक्सर भाजपा को वोट करने वाले लोग थे वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनकी जो नाराज़गियाँ मालूम पड़ रही हैं वो यही है कि उनके जो लोकल मुद्दे रहे हैं, लोकल इश्यूज़ रहे हैं, उनका निस्तारण जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं करवा पाए। तो उन्हें दिक्कत शायद पार्टी से ना हो, शायद पार्टी की लीडरशिप से ना हो, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे बहुत दिक्कतें हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोकल जो इश्यूज़ हैं हमारे, वो इस बार हावी हैं देन नेशनल इश्यूज़। मतलब आप कह रही हैं कि इस बार जो कैराना में, कम से कम कैराना में जो वोटिंग होगी वो स्थानीय मुद्दों पे होगी, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पे। क्योंकि 2 बार लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वोट देकर देख लिया है,
तो कोई भी आप किसी भी सत्ता में हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारे क्षेत्र में कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि लाभ दिलाने का काम स्थानीय जनप्रतिनिधि करेगा। हर जगह तो मोदी जी आके काम नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए, या हमारे सीएम आके काम नहीं कर सकते। लोगों को मजबूत आवाज़ चाहिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, वो ही उन्हें लाभ दिला सकते हैं किसी सत्ता का। वो अब तक उनके साथ हुआ नहीं है, तो इसलिए लोग अब परेशान हैं। हम 2 दिन से इलाके में घूम रहे हैं, तो एक जो मतलब एनडीए गठबंधन के पक्ष में जो लोग हैं, वो उनका एक तर्क होता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इस सरकार में बेहतर हुई है, 2017 के बाद से बेहतर हुई है। थानों को मैनेज करने की जो पॉलिटिक्स होती थी, और आपकी पार्टी पर इसको लेकर आरोप लगते हैं, वो इस सरकार में लोगों का ऐसा कहना है कि देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या आपने भी घूमने के दौरान ऐसा फील किया कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का पॉजिटिव फीडबैक बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त दिलाता है? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिमाग में आता है 22 के बाद से, तो वो जो जेसीबी प्रकरण चला है, जिस तरीके से लोगों के मकान ढाए गए हैं, और मतलब बहुत सी जगह हमारे जो छोटे टाउन हैं उसमें टाउन प्लानिंग पहले से ही व्यवस्थित तौर पे नहीं चली है, तो जो गरीब लोग रह रहे थे, कईयों को ये डर था कि उनके मकान न ढा दिए जाएं, और ये असंवैधानिक कार्रवाई जो चली है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी स्थिति में है लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के लिए, क्योंकि वो जब खुद ही सारे लॉ एंड ऑर्डर और संविधान को दरकिनार कर एक तानाशाही की तरह उन्होंने जो कार्रवाई करी है, ये अभी भी लोगों के दिमाग में है। और अगर इसी तरीके से वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी चुनाव में। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात वो लोग कर रहे हैं, वो पहले अंदर झांक के देखें कि क्या लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने स्थापित किया है। अच्छा, एक सवाल है, ऐसे ही कुछ लोग मिले तो और सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, मैं देख रहा था कि जैसे मुख्तार अंसारी साहब की मौत हो गई, ठीक है, उनके मौत के बाद तमाम दलों के लोग उनके घरों पे गए, कल ओवैसी भी गए थे। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये तो वो ही बता सकते हैं, इस पर हम क्या जवाब दें। चुनाव चल रहा है, शायद हो सकता है कहीं पर व्यस्त होने के कारण और बाद में चले जाएं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि उसका नुकसान देखना पड़े, कहीं ये वजह तो नहीं है? नहीं, देखिए, मौत ज़िंदगी सभी के साथ है और ये एक सामाजिकता का विषय है, तो इससे राजनीतिक प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा। धन्यवाद इकरा जी। तो हमारे साथ थी समाजवादी पार्टी की कैराना से उम्मीदवार इकरा हसन, जिन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। इकरा का ये भी कहना है कि जो स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के, उनके प्रति एक नाराज़गी है लोगों में, जिसका फ़ायदा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। और एक फैक्ट ये भी बता दूं आपको कि इस सीट पर 16 चुनाव हुए हैं, उसमें सिर्फ एक हरपाल पवार हैं जो 2 बार सांसद लगातार बने हैं। तो इकरा को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक यहाँ की परंपरा है, ये भी उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जाता है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल और फेसबुक।